नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास हम हिंदी की क्लास करने वाले हैं। हिंदी के अपठित गद्यांश पद्यांश के ग्रामर पोर्शन करेंगे, क्योंकि हिंदी में आपके 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अपठित गद्यांश पद्यांश से प्रश्न रहेंगे और ग्रामर पोर्शन के प्रश्न रहने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 15 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? हिंदी में 15 से 15 नंबर कन्फर्म करने के लिए सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 आउट ऑफ 100 में से 80 प्लस का स्कोर पाना है तो हिंदी में 15 में 15 लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी भाषा है। हमारी क्या है? भाषा है, हिंदी है। जब भी हम बचपन से आ रहे हैं हिंदी बोलते आ रहे हैं, तो हिंदी में 15 में 15 लाना ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट को अचीवमेंट करना है। चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। 15 में से क्या स्कोर है सभी को फीडबैक करना है, कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न हमारा आज का दिया गया है, पहला प्रश्न पूछा गया कि रामायण का संधि रूप। मान लीजिए आपका रामायण से संबंधित अपठित गद्यांश पद्यांश दे दिया गया और वहाँ पे एक रामायण का चैप्टर दे दे के आपसे पूछ लिया गया कि रामायण का संधि रूप क्या होगा। तब मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोगों का क्या कमेंट होना चाहिए? मेरे सभी ब्रदर सिस्टर एंड टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। रामायण का जो संधि रूप होता है वह सभी लोग जानते हैं, राम प्लस क्या होता है? राम प्लस अयन होता है। मतलब आ और आ मिल के बड़ा आ में परिवर्तित हो जाता है तो रामायण बनता है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया, क्या वह सही दिया गया है? आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न भी है, इसको भी ध्यानपूर्वक देखना है, समझना और फीडबैक करना है। प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है साथियों, कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी? दीर्घ होगी, यण होगी, अयादि होगी, गुण हो गए। लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, इसी प्रकार के वर्ग 2 में पूछे जाते हैं। ग्रामर पोर्शन की बात करता हूँ, अपठित गद्यांश पद्यांश की बात करता हूँ। तो अभ्यर्थी अगर शब्द आ जाए, क्योंकि जो फॉर्म डालने वाले होते हैं वह अभ्यर्थी कहलाते हिंदी में, और यही शब्द आ गया कि कोई अभ्यर्थी फॉर्म डालता है, वैकेंसी आती, कुछ ऐसा गद्यांश दे दिया गया, उसमें अभ्यर्थी में पूछ लिया गया कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि होगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए संधि विच्छेद आपसे आनी चाहिए। और संधि विच्छेद कैसे करना है? अभिधन अर्थी। जब अभिधन अर्थी हम करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? अभ्यर्थी बन जाता है। और जब हम ई और आ मिलके आपके ई और जहाँ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या और ऋषि के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे क्या है? ऊ का वा हो जाता है, ऋषि का आर हो जाता है और ई का या हो जाता है और ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ये भी जरूरी है। जरूरी इसलिए, मान लीजिए कोई ऐसा शब्द व्युत्पत्ति आ गया आपके अगर अपठित गद्यांश पद्यांश में, तब आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? मेरे साथियों, मेरे शिक्षक बंधु सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी का माता पिता को प्रणाम और नमन करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं को प्रणाम करते हैं। व्युत्पत्ति का जो संधि रूप होगा वह विधन उत्पत्ति होगा, व्यधन उत्पत्ति होगा, विधन उत्पत्ति होगा या व्यधन उत्पत्ति हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होने वाला है? सभी लोग बताइएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद हिंदी में 15 में से 15 नंबर लाना है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी कमेंट कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में आपके कमेंट आ गए हैं। चलिए अब राइट आंसर जान लेते हैं। आपने कमेंट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपको कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा संधि होगा विधन उत्पत्ति। वी हमारा उपसर्ग निकल के आ जाएगा और विधन क्या होगा? उत्पत्ति हो जाएगा। तो विधन उत्पत्ति किसमें दिया गया है? छोटा वी देखना है, ये भी ध्यान देना। और अगर संधि नाम पूछा जाता है तो आपको क्या होना चाहिए? अगर संधि नाम पूछता है तो यहाँ पे कौन सी होगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। अगर संधि नाम पूछे तो यण संधि को ऑप्शन पे सही कर लेना है। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्नों की तरफ। किस शब्द में यण संधि है? अत्याचार, राजेश, राकेश या सूर्योदय?
तो यण संधि में हमने बताया था आपको पूरा डिटेल से कैसे हम पहचानेंगे किसमें यण संधि है। और चारों जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई ना कोई संधि ही होगी। अगर हम बढ़ते हैं अत्याचार की तरफ, अगर हम देखें कि अत्याचार में कौन सा होगा, तो अत्याचार का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो अत्याचार हमारा क्या हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण हो जाएगा। इसका विच्छेद अगर पूछा जाए, इसका विच्छेद होगा अति धन आचार, अत्याचार यण संधि हो जाएगा। यण संधि की पहचान है ई, उ, या और ऋषि। ऋषि ऐसा नहीं होता है, ऋषि ऐसा होता है। कोई भी भिन्न, इसके बाद कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो ई को कहाँ या में परिवर्तित होता है, उ होता है वा में परिवर्तित हो जाता है, और ऋषि जो है आर में बदल जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए राजेश शब्द आ जाए, तो राजेश शब्द दे दिया गया तो यहाँ पे राजेश क्या होगा, राजधन ईश हो जाएगा। और जहाँ बड़ी ई होता है वहाँ पे कौन सा होता है, राजधन ईश। गुण संधि याद रहे ना आपको, जिसमें बताया जाता है। तो राजेश में गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगर राकेश आता है ये भी गुण संधि का हो जाएगा। अगर सूर्योदय आता है, सूर्योदय आपका यण संधि में आ जाएगा। कैसे, सूर्यधन उदय, ये किस में आ जाएगा, सूर्यधन उदय अगर लिखते हैं तो ये हमारा किस में आता है, यण संधि में ये भी आ जाएगा। सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, यानी कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। महान है जन, परम ईश्वर, कालों के काल, क्या हो जाएंगे, ये हमारे कर्मधारय समास हुए। लेकिन जो भरतवासी है, ये भरतवासी कर्मधारय समास की कैटेगरी पर नहीं आए। क्या दिया गया है, भरतवासी। अब ये समझ लीजिए आपके अपृत गद्यांश से पूछा गया है भरतवासी, ऐसे कुछ शब्द दे दिया गया। ठीक है, आपके गद्यांश से ले लिया गया। कर्मधारय समास का मतलब होता है एक पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और दूसरा पद विशेष होना चाहिए। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष, अगर विशेषता बता रहा है, या दोनों पदों में उपमान या विशेषण विशेष का संबंध हो तो वहाँ पे होता है। और भारतवासी, भारत और वासी दो पद हैं, लेकिन यहाँ वासी निवासी जो है भारत की विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ संबंध तत्पुरुष समास का है। भारत का वासी मतलब भारत में रहने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत में रहने वाला। में रहने वाला मतलब संबंध कारक आ रहा है, संबंध कारक षष्ठी तत्पुरुष को दर्शाता है। अगर हम महाजन की बात करते हैं तो महाजन, महान है जन, जन मतलब होता है अर्थात लोग। जन का तात्पर्य क्या होता है, जन का तात्पर्य लोगों से होता है। लोग मत या जनमत, यानी कि किसकी विशेषता बता रहा है, जन लोगों की विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास यहाँ भी हो जाए। परमेश्वर, परम अर्थात महान ईश्वर, भगवान की विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। काल, ये एक सामान्य संज्ञा है, इसमें कोई विशेषण विशेष संबंध नहीं होता, इसलिए कर्मधारय समास नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध होगा वहीं कर्मधारय समास होगा, इतना समझ लीजिए। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। कुल श्रेष्ठ में कौन सा समास है, कुल श्रेष्ठ, कुलों में श्रेष्ठ बोलते हैं ना, तो कुल में श्रेष्ठ, कुलों में, तो में आ रहा है मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पे। कुल में श्रेष्ठ हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दंत में समास होगा, बहुब्रीहि, द्विगु समास, कर्मधारय समास या संप्रदान, सभी लोग बताइए। अब देखते हैं आप लोग कितना कमेंट कर पाते हैं, कितना जल्दी कमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। सभी लोग सोचिए, अपने थोड़ा माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए। एक दंत में अगर समास पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि एक और दंत दोनों पद प्रधान हो निकल आते हैं।
एक दंत किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। जब दो प्रधान पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें, तीसरे की इंगित करते हैं, वहाँ पे कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। एक दंत यानी एक दांत वाला, और एक शब्द भगवान गणेश के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाएगा। दुग में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसे पंचवटी, चौराहा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, नीलकमल, महापुरुष। संप्रदान तत्पुरुष समास का एक भेद होता है, जिसमें कारक चिन्ह संप्रदान मतलब के लिए अगर आता है तब वहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न समझिएगा, सभी लोग बताइएगा, दिनकर में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि या कर्मधारय या द्वंद्व या तत्पुरुष? सभी बताइएगा। दिनकर, दिन और कर दो पद प्रधान हैं और मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका संकेत कर रहा है कि बहुब्रीहि समास होगा। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर देते हैं। दिनकर शब्द का अर्थ होता है शूर, जो कि दिन को करने वाला है, अर्थात दिन और कर दोनों पर मिलकर सूर्य के अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, दिनकर, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। समझ गए सभी लोग? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। गृह प्रवेश में कौन सा समास होगा? गृह और प्रवेश मतलब क्या होता है? इसका अगर विच्छेद किया जाए तो क्या बोलेंगे? में, गृह में प्रवेश में आता है ना, तो में मतलब होता है अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास सही होगा। गृह धन प्रवेश जिसका अर्थ होता है घर में प्रवेश, इसलिए क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। और अन्य भी उदाहरण अगर देते हैं, अगर ग्रामवास शब्द आता है, ये भी तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष को हो जाएगा। शोक मगन, शोक में मगन, शोक मगन अगर शब्द आता है, ये भी आपके अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो और भी आपके एग्जाम्पल से जो पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, पद्मासन में कौन सा समास होगा? पद्मासन, पद्मासन, पद्म आसन दो हैं और पद्मासन किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। पद्मासन अर्थात लक्ष्मी को बोला जाता है। पद्म है आसन जिसका, अर्थात लक्ष्मी, ये भी बहुब्रीहि समास की ओर जाएगा। तो मुझे लगता है 2-3 प्रश्न हमने बहुब्रीहि समास के कर लिए। अब तो आपको बहुब्रीहि समास समझ में आ गया कि कैसे जानना पहचानना, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। और वादा करता हूँ डेली ऐसे MCQs लाएंगे, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, केवल यहीं से आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। देवदत्त में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष? समझ, देव और दत्त, इसमें भी तत्पुरुष समास है। देव और दत्त से मिलकर क्या बनता है? ईश्वर का दिया हुआ, कहते हैं ना ईश्वर का दिया हुआ देवदत्त। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ईश्वर का दिया हुआ, तो का आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? करण तत्पुरुष आ जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि आंख का पर्यायवाची बताइए। आंख का पर्यायवाची, तो आंख को हम क्या क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, दृग बोलते हैं। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी, ये सब बोला जाता है, अच्छी भी बोला जाता है। अब आता है 2 दिया गया है, अंग और अधर। जब डी ऑप्शन दिया गया है तो तीसरा तो हो नहीं सकता। अब बताइए आप इनमें से कौन सा होगा? आंख का पर्यायवाची है, तो भैया जब हमने जान लिया डी ऑप्शन आंख का पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही है ना, ऐसा तो निगेटिव तो पूछा नहीं गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला कह रहा उहापोह का पर्यायवाची। क्या आपने कभी ऐसा नाम सुना है, उहापोह? अगर सुना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सभी ब्रदर सिस्टर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, उहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? निश्चित, असमंजस, विज्ञता या सभी?
तो ऊहापोह का अर्थ अर्थात पर्यायवाची जो होता है वह असमंजस को बोला जाता है। किसी बात पर ठीक से विचार न कर पाना, असमंजस, ऊहापोह। दुविधा में होना, किसी बात पर ठीक से निर्णय न ले पाना। और निश्चित को क्या बोलते हैं? निश्चित का अर्थ होता है यानी दुविधा का उलझन की स्थिति, इसको ही बोले हैं। निश्चित का अर्थ होता है पक्का या तय, सॉरी, निश्चित का होता है पक्का और तय होगा, दुविधा असमंजस को बोला जाएगा। निश्चित को पक्का और तय होगा। अगर व्यग्रता की बात करते तो व्यग्रता का अर्थ क्या होता है? व्यग्रता का अर्थ व्याकुलता होता है, बेचैनी होती है। तो ये ऊहापोह का मतलब होता है असमंजस। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किरण किसका पर्यायवाची है? सभी लोग देखिए, किरण किसका पर्यायवाची है? रश्मि, मयूख, मरीच, ये सभी। यानी किरण का पर्यायवाची एक ही दिया गया होगा, वो हमें बताना है ढूंढकर। तो हमें ये भी देखना, ये सभी वाला ऑप्शन दिया गया है, तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि भी होता है, मयूख भी होता है और मरीच भी होता है। इसलिए ये सभी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। और 15वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? पतंग, तारा, जुगनू, माचर। प्रभा शब्द का पर्यायवाची किरण ही होता है। तो सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। प्रभा कीट, इसमें जुगनू इज द राइट आंसर। प्रभा कीट मतलब जुगनू को बोला जाता है। और एक आपका मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं, इसका कमेंट करना है कि उर्मी किसका पर्यायवाची है? उर्मी, झील, तरंग, नदी, वायु। सभी को कमेंट करना, फीडबैक करना है। सभी ब्रदर सिस्टर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, साथ ही 15 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया सभी को कमेंट करना है। अपना स्कोर डेली चेक कीजिए, डेली प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। और इसके बाद 4 PM में साइंस की क्लास और 7 PM में आपकी सोशल साइंस की क्लास आने वाली है, डेली क्लासेज होगी। और इसके साथ साथ मैथ की भी क्लासेज आपकी आने वाली है और जो भी अदर सब्जेक्ट की सभी क्लासेज आने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपर ही। आइए मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का।